फायदा तो नहीं आ रही, मैं तो लेट हो गया। फायदा को बुलाने गया हुआ था। फायदा नहीं नहीं, उन्होंने बाहर जाना कहीं। आज आपको वो अर्जेंटीना नाइटिकम पढ़ानी है बाकी, कल मुकम्मल नहीं कर ली थी? नहीं, ज़ुबानी मैंने जो बातें बताई थी उसमें करीबन कवर कर जाती है, और नोट्स देखकर अगर कोई बाकी रहेगी बात तो आपसे बता कर देता हूँ। Excitement from hysterical manifestations and unusually increased flow, ये इन चीज़ों का जो बहुत सी हैं इनका ताल्लुक ख़वातीन से है कि उनकी तकलीफ़ें मेंसेस के दौरान बढ़ जाती हैं और कुछ पहले बढ़ती हैं। मुख्तलिफ दवाओं के असरात हैं, बाज़ पहले, बाज़ बाद में, बाज़ सिर्फ दौरान, बाज़ कुछ पहले और फिर उस दौरान आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये उन दवाओं में से, इसमें हर किस्म की तकलीफ़ें, खून की आमेज़ पानी में, ये वो सब कुछ मौजूद है। और मैदे के अल्सर के अंदर बता चुका हूँ आपको मैं, लिखा हुआ इन्वेक्टेड अल्सर्स, जो मुस्तकिल मैदे में अपनी जगह बना लें और फिर ब्लीडिंग बार बार होती रहे, और ऐसे आदमी अमूमन बिल्कुल ब्लडलेस हो जाते हैं। इसके साथ एक निशानी और अगर हो तो फिर वो क़तन ये दवा काम करेगी, वो है एनीमिया का रुझान और मीठे की ख्वाहिश। ये दो चीज़ें जब इकट्ठी हो जाएं तो उन अल्सर में अर्जेंटीना नाइटिकम असरअंदाज होती है। मीठे की ख्वाहिश और दवाओं में भी है, मगर मीठा बाज़ लोग खाते हैं, खाते चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता उनको। हमने बड़े मीठे खाने वाले बांग्लादेश में देखे हैं, तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, मगर बाज़ हैं कि ज़रा भी ज़्यादा खा जाएं तो बेहतर तेज़ाबी और सारा जिस्म का निज़ाम बिगड़ जाता है। तो ये उन दवाओं में से है जिसमें मीठा मुआफ़िक नहीं आता, और उसके खाने से मैदे का निज़ाम बिगड़ जाता है और दूसरी तकलीफ़ों में भी इजाफा होता है। बस अल्सर में मीठे की ख्वाहिश दोनों को इकट्ठा करें तो अर्जेंटीना नाइटिकम का पहला हक है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। हाँ, इसमें यह अगरचे कहते यही हैं अमूमन कि दो मेंसेस के दरमियान ठीक रहती है मरीज़ा, लेकिन इस दवा में एक और बात भी पाई जाती है कि बाज़ दफ़ा थोड़ा सा बीच में वो खून का धब्बा लगता है या मामूली शुरू हो जाते हैं फिर बंद हो जाएंगे, एक की या दो दफ़ा, और बीच में थोड़ा सा छोटा सा दौर आता है। ये भी इसी दवा की ख़ास अलामत है। अगर बीच में ज़्यादा हो तो वो अर्जेंटीना नाइटिकम से उसका ताल्लुक़ नहीं, उसको गहरी बीमारी कोई अंदर है, कोई पॉलिप्स वगैरह कोई और चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा हिस्सा दरमियान का दागदार होगा, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। दाईं तरफ का बताया ना आपको, दाईं तरफ नहीं सोच सकता मरीज, पहले बता चुका हूँ नहीं? हाँ, नाजा में भी ये बात है और अर्जेंटीना नाइटिकम में भी है। दाईं करवट लेटने से पैल्पिटेशन बहुत होती है, और भी दवाएं हैं ना इसमें, कौन कौन सी हैं? कालमिया, हाँ ठीक है, लिलियम टिग, ठीक, कालमिया है जो इसमें खासतौर पर है भी दिल की तकलीफ, उसकी अक्सर सिम्टम्स दिल की बीमारी की दवा है। कालमिया की अक्सर तकलीफें दाईं तरफ होती हैं, बाईं तरफ नहीं होती, और उसके दिल के जो बदअसरात महसूस होते हैं, दर्द कंधे में, बाजू में, दाईं तरफ होती है, हालांकि आमतौर पर बाईं तरफ होनी चाहिए।
अब हो सकता है बालों का दिल कुछ दाएं तरफ हटा हुआ होता है, हो सकता है ये वजह हो, मगर इसका हमें इल्म नहीं, हमें अलामतों को पता है सिर्फ। कालमिया और काली लेयर नहीं, काली नाइट्रेट है जिसमें बाईं तरफ लेटने से तकलीफ बढ़ती है। लिवियम टिग है, एल्यूमिन भी है, प्लेटिना, स्पॉन्जिया, ये सब वो दवाएं हैं जो इसके बालों पर लिख दी जाए ना अगर कि ये दवाएं भी इसमें इस्तेमाल, या बीच में ब्रैकेट में डाल दें। किताब लिखने वालों को मैं कह रहा हूँ कि उसको इनको भूलें ना। एल्यूमिन, बाडियागा, कालमिया, काली नाइट्रेट, लिलियम टिग और प्लेटिना और स्पॉन्जिया, और ये सब दवाएं एक दूसरे से आसानी से मुमताज की जा सकती हैं। एक इसमें और बात है जो बहुत ही आम बीमारी है मगर मुश्किल से पकड़ी जाती है। अर्जेंटम नाइट्रियम के केसेस में मैंने देखा है कि अगर मीठे की ख्वाहिश साथ हो तो ये बहुत ही जल्दी असर करती है पेट की हवाओं में। पेट का हवाओं से तन जाना, और अगर डकार वगैरह के जरिए अखराज भी हो तो रिलीफ नहीं होता, बाहर होना चाहिए, वो मुसलसल रहेगा अंदर दबाव। ऐसी सूरत में अगर उसको मीठे की ख्वाहिश भी हो मरीज को और खाता भी हो तो उसमें अर्जेंटिकम नाइट्रिकम जब फ़ायदा देती है तो बहुत जल्द फ़ायदा देती है। चंद दिन के अंदर अंदर मरीज की कैफियत बदल जाती है। बाल लोगों का पेट फूलता इस वजह से है कि हवा बहुत रहती है, वो ज़रूरी नहीं कि चर्बियों से फूले, सारा मैदा फैल जाता है, अंदर का सारा जो विसरा है वो ढीला पड़ जाता है। तो उसमें जो दवाएं हैं उनमें चाइना है, और कौन सी है, कार्बोवेज है, लाइकोपोडियम है, इनकी इलामतें अलग अलग हैं। चाइना की खास इलामत क्या है? नहीं, और बू कोई नहीं। चाइना के अंदर हवा के बावजूद किसी किस्म की कोई बू नहीं। डकार में कार्बोवेज में बू होती है, लाइकोपोडियम में भी बू होती है, मगर लाइकोपोडियम का दबाव नीचे की तरफ रहता है, कार्बोवेज का दबाव ऊपर की तरफ, और ख़ासतौर पर दिल की तरफ बोझ। और अर्जेंटम नाइट्रिकम में हर तरफ दबाव होगा ऊपर नीचे, मगर चाइना यह रुकती नहीं, हवा चलती रहती है डकारों वगैरह के जरिए। ऐसा तनाव नहीं जिसको टिम्पनी कह सकते हो कि अफारा हो गया है। और चलने के बावजूद गैस की रफ्तार बड़ी तेज है बनने की, लगता है कि फैक्ट्री लगी हुई है अंदर, जितना मर्जी निकालेगा और गैस आती चली जाती है अंदर से। आंख की इलामतों मैंने बताया था, इसको बहुत इस्तेमाल किया गया है एलोपैथिक स्कूल में, अब भी शायद करते हैं, इल्म नहीं। अब नई दवाओं में है ये शामिल, अर्जेंटम नाइट्रिकम, नाइट्रेट ऑफ सिल्वर, आंख की जो ड्रॉप्स वगैरह उनमें शामिल होता है। हाँ, अभी तक है। इसमें जो इलामतें बच्चों में पाई जाती हैं आमतौर पर वो हर किस्म की हैं, मगर आंख फूल जाती है, सूज जाती है सोजिश की वजह से। बाकी दोनों आंखें सूज जाती हैं और सुबह बच्चे से खुलती भी नहीं, क्योंकि सारी रात अंदर थोड़ी थोड़ी पस बन के उसको चिपका देती है। तो माओ को फिर कपड़ा गीला करके आस्ते आस्ते साफ करके तो फिर आंख खोलनी पड़ती है। जब खोलती हैं तो अंदर से परमानेंट डिस्चार्ज, थोड़े से पीप का डिस्चार्ज भी निकलता है, और बड़ी तकलीफ में सुबह का वक्त होता है बच्चे के लिए। आस्ते आस्ते वो खुल जाएगी, मगर फिर दिन भर सोजिश बढ़ती चली जाती है। उल्टा के देखें अगर आंख को तो अंदर सुर्खी के वायलेंट छोटे छोटे दाग या गोल दायरा ना भी हो तो स्पॉट्स ऐसे होंगे जो एक जगह सारी आंख नहीं बल्कि कुछ यहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ सुर्खी के बहुत ज़्यादा जोश दिखाने वाले दायरे मिलते हैं। और जब ये आगे बढ़ जाए मरज तो फिर सारा अंदर से कंजक्टाइवा क्या कहते हैं उसको,
डॉक्टर साहब, कंजक्टाइवल कहते हैं ना, वो पूरा भरा हुआ होगा। और ये आमतौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आबोहवा में ज़्यादा पाई जाती है बीमारी, ख़ासतौर पर जब ये गर्मियाँ आती हैं और गर्द उड़ती है, उसकी वजह से सोजिश होती रहती है। धूप में ये मरीज वैसे ही सेंसिटिव होता है ज़्यादा। गर्म कमरे में तकलीफें बढ़ती हैं। इसमें मैंने आपको बताया है, इसमें सल्फर और पस्टिल्ला का मिजाज पाया जाता है और आग के सामने बैठने से बहुत तकलीफ बढ़ जाती है। वो जो मैं नक्शा खींच रहा था, आपके सामने कोशिश कर रहा था, उसका ये लिखा हुआ है, देयर इज मच स्वेलिंग एंड ट्यूमिफेक्शन ऑफ द ब्लड। ट्यूमिफेक्शन क्या होती है डॉक्टर साहब, आपको पता है? हाँ, TUME, ट्यून, FACTION। और भी डॉक्टर है ना तीसरा? हाँ, ट्यूमिफेक्शन होती है, ये नहीं सुना होम्योपैथी में तो कैसे से इस्तेमाल होता है। ट्यूमिफेक्शन का मतलब ये है कि खून कैपिलरीज में जाकर भर जाए और वो ट्यूमर लाइक स्वेलिंग्स पैदा कर दे। जो नक्शा मैं डिक्शनरी में तो नहीं देखा, लेकिन जो नक्शा सारे मरीज का दिखाई देता है या उसकी आंखों का, उसमें ट्यूमिफेक्शन इसी पे फिट होता है। इस लफ्ज खून भरा हुआ स्वेलिंग लिखा हुआ, स्वेलिंग। ट्यूमिफेक्शन इज सोजन वर्म इज स्वेलिंग, लेकिन खून भरा हुआ होता है उसमें, फुलफुली वर्म नहीं, बल्कि खून के दबाव की वजह से कैपिलरीज फैल जाती हैं और वहां अंदर सुबह रंग की जो स्वेलिंग है उसकी वजह से उसमें खून 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 होता है। उसमें फोटोफोबिया इसका तभी नतीजा है। बाल लोग तो, एक मरीज ने देखा था जो आंख जरा सी रोशनी भी नहीं खोल सकता था, उसकी तकलीफ से चीखें निकल जाती थी। मुसलसल दिन रात आंख बंद करने से कुछ आराम आता था। आंख खुली और पानी भी जाने लग गया, दर्द की टीसें, तो इसमें फोटोफोबिया भी बहुत पाया जाता है। औरतों को बारीक सिलाई के काम में बहुत दिक्कत पेश आती है, क्योंकि जब दवा डालती है ना उस पर, तो खून का रश जरूर जाता है आंख की तरफ और पहले से जो जख्मी हिस्से हैं उनको फिर तकलीफ पहुंचती है। और एक मैं बात पहले आपको सलीम के हवाले से बता चुका हूँ, उसका लिखा हुआ है, एट क्लोज डिस्टेंस इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब जो पढ़ने की कोशिश करेंगे, such a disturbance of accommodation producing far-sightedness. It has caused and cured edema of lids. वो वही चीज़ है, ऐसे मूवी में देखते हैं। फिर मैं काफी जोर लगा रहा आगे। फेस स्वेट, इसमें चेहरे का जो पसीना है वो नुमाया है। इससे पहले मैंने आपको दूसरे पसीनों की बात इलामतें बताई थी। कौन कौन सी? हाथ पांव के पसीने की कौन सी दवा थी वो? है? इसमें भी है, अर्जेंटल नाइटिका में भी होता है और नाजा में भी है। बहुत पसीना हाथों का और पांव का भी है। फ्लोरिक एसिड के काटने वाला पसीना, सल्फर में भी बहुत पसीना है। क्यों, आप क्या कह रही हैं? क्या सिलेक्शन में जो है वो पहले वो उसमें भी है, वो बगलों का भी है, हर चीज का काफी खौफनाक पसीना होता है सिलिशिया का। इसमें चेहरे का पसीना, हाथ और पांव के पसीने के अलावा ऐसा जैसे वो अंदर से फूट रहा हो पानी, ये बहुत आम है। कल मैंने कौन से पसीने की दवाई तजवीज़ की थी उस बच्चे के लिए? हाँ, उसके बाद में क्या कहा? नाजा था ना, मैं चेक करने लगा था कि ठीक दवाई दे दी है। नाजा में ये बात है, खास तौर पर पसीने में, हाथ और पाँव में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और साफ है, उसमें कोई बदबू नहीं, क्योंकि नाजा खून की खराबी की दवा नहीं है,
इसमें कोई तासुर नहीं, कुछ नहीं। जो कल वाला जो बच्चा था उसका यही हाल था। मैं मुसाफा कर बैठा उससे, फिसल गया हाथ उसके हाथों के अंदर से। वैसे बिल्कुल ठीक है, कहता पाँव का भी यही हाल है। तो उससे कहना लिख के बताया फिर। और चेहरा जो है वो डूब जाता है, जैसे बैठ गई हुई आंखें, ब्लूश नीला सा रंग आ जाता है। इसमें थूजा की तरह ये मोखे बनाने का रुझान बहुत पाया जाता है अर्जेंटम नाइट्रिकम में। और पूरे तरह वॉट्स नहीं कहलाते, बल्कि इसको कहते हैं वॉट लाइक ग्रोथ। कहीं वो धागे से निकलाएंगे, कहीं वॉट से मिलती जुलती चीज उभरेगी, मगर वॉट भी होते हैं। ये गलत है कि सिर्फ वॉट लाइक ग्रोथ है। और पॉलीपॉइड ग्रोथ इन थ्रोट और बाद और जिस्म के हिस्सों में भी। इसकी एक अलामत हेपेसस से बहुत मिलती है, जो गले से ताल्लुक रखती है। क्या है? फांस अटक गई है, जैसे कोई जितना मर्जी आप खाँव खाँव करें, जोर लगाएं, वो फांस नहीं निकलेगी, वो होती ही नहीं। निकले कहाँ से बेचारी? वो जितना ज़्यादा खांसेंगे ना, उतना ज़्यादा फांस का एहसास बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ हल्की सी सोजिश पैदा हो जाती है। तो इसमें भी अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी फांस का एहसास बहुत नुमाया है। एक और दवाई में भी इसकी अलामतें हैं। कौन सी है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में भी इसमें भी फांस का, हेपेसस में भी फांस का एहसास। और नाइट्रिक एसिड में गले के साथ सिर्फ ताल्लुक नहीं, किसी जगह भी जिस्म में जैसे कुछ चीज़ अंदर फांस से फंस गई है और काफ़ी वो दर्द होती है। नाइट्रिक एसिड के मरीजों में जो फांस है जहाँ भी हो, उस पर अगर किसी का हाथ लग जाए ज़रा सा भी, तो उसको वाक़ईतन ये महसूस होता है जैसे कोई चीज़ चुभी हुई हो और उसके बरक्स हरकत हो रही है। और कई दफ़ा बच्चों को लकड़ियों की चीज़ें कुछ गलत हाथ पाँव मारते रहते हैं, तो छोटे छोटे कांटे या लकड़ियों के टुकड़े फंस जाते हैं उंगलियों वगैरह में। उसको अगर मुखालिफ से में हाथ लगे फिर बहुत तकलीफ होती है उनकी, और उसके मुताबिक करें तो कुछ भी नहीं होता। तो नाइट्रिक एसिड में ये बात नुमाया है। इसमें दर्द का एहसास वैसे ही ज़्यादा है, लेकिन फांस के एहसास में आपको चीज़ नजर ना भी आएगी ना, वहाँ के अंदर कोई ऐसी ग्रोथ होती है या कुछ और वजह कि एक ख़ास सिम से दूसरी तरफ हाथ करेंगे तो पूरी शोर मचाएगा। और ये भी है, इसमें हमेशा मुसलसल नहीं रहती है अलामत। बाज़ बच्चे आमतौर पर शिकायत करते हैं हमारे कुछ हो गया यहाँ, उनको देखो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर मैंने हाथ फेर के देखा है, बाज़ आदमियों पर एकदम शोर मचाते हैं और बाज़ दफ़ा निकल भी आती है चीज़, मगर कई दफ़ा नहीं भी होती। और इनको ये चीज़ होती रहती है, फिर आमतौर पर ठीक हो गए, फिर कभी हो गई। तो इससे पता चलता है कि अंदरूनी रुझान है कोई, और यही रुझान इसके फोड़ों को फिर ख़राब करता है, कैंसर पैदा करता है, और बहुत सी ऐसी दायमी अमराज हैं जो इस अंदरूनी रुझान से पैदा हो जाती हैं। तो इसमें भी ये चीज़ें हैं ग्रोथ वगैरह की, यानी इसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम में, लेकिन इसका एहसास गले तक रहता है, आम जगहों पे नहीं। इसमें एक और चीज़ ये है कि माँ को जिसको ख्वाहिश हो इसकी मरीजा हो अर्जेंटम नाइट्रिकम की, अगर वो दूध पिलाती है तो बच्चों को साल लग जाएंगे। मीठा वो खाएगी और साल बच्चे करेंगे, और वो भी ग्रीन सबज रंग के, जिसका मतलब है पेचिश का भी है उसमें कुछ मवाद। और बच्चे को तकलीफ बहुत होती है, दर्द, पेट में दर्द होगी, रोएगा। भूख नहीं उसकी मिटती, लेकिन
दूध पीने से हमेशा ये तकलीफ होती है, तो माँ की कैंडी बंद करानी चाहिए उस वक्त। इसके अगर देखिए, क्वाइट नंबर ऑफ Americans have craving for sweets, but many of them can eat sweets with impunity. बहुत सी दूसरी दवाएं हैं, बड़ी ढिठाई से उन दवाओं के मरीज मीठा खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, मगर इसमें ऐसा नहीं मुमकिन। फ्लैचुलेंस पास अपवर्ड्स इन क्वांटिटीज, frequent erections do not always relieve. डू नॉट ऑलवेज रिलीफ का मुहावरा गलत लिखा गया है मेरे ख्याल में। वक्ती रिलीफ देती हैं और फिर हो जाता है, तो ऑलवेज रिलीफ का तो मतलब है कभी रिलीफ हो भी जाता है और बार दफ़ा बार मरीजों में नहीं होता। इसमें अर्जेंटिन नाइट्रिकम में मुस्तकिल रिलीफ होता ही नहीं, जितनी मर्जी हवा आप निकालें वो फिर उतनी बन जाएगी। एक चीज मुसीबत इसमें यह है कि वॉमिटिंग के साथ पर्जिंग दोनों चीज़ें इकट्ठी शुरू हो जाती हैं, यानी कै और असाल। तो मुनावे साहब गए थे जो बड़ा तूफान था समंदर में, और हार्डली पुल से इनके भाई ने, डॉक्टर साहब के भाई ने हमारे साथियों को खाना बेशुमार खिला दिया था। न्यूकासल से हमने जहाज पकड़ा, इतना स्टॉर्मी सी था कि मुझे नहीं कभी तजुर्बा इतना खतरनाक सी देखने का। शायद आयरिश सी मैंने देखा था, वो भी बहुत खतरनाक था। और हमारा स्टाफ जो था उनको मेहमानवाज बहुत है ना डॉक्टर सईद, उन्होंने दबा दबा के खिलाए। वो बेचारे मिलते हैं, कहेंगे बस करेंगे आप सब कि नहीं सलमान नाराज होगी, इतने पकाई, शौक से उसने चीज़ें पकाई हैं। हफ्ता पहले से उसने खाना पका पका के ना सलमान बेगम ने डीप फ्रीज किया हुआ था, तो सारा फिर इनके डंप किया। अब उस नजदीक ही वहां से न्यूकासल, और इतनी देर उन्होंने खाते की बाद में चाय, फिर उसके साथ खाते रहे। मुजफ्फर भी आए हुए थे, इसलिए और भी ज्यादा वहां मजिस लगी रही। तो बड़ी देर में छोड़ा, बमुश्किल हम जहाज तक पहुंचे हैं, और जाता ही समुद्री जहाज वो यूं करता। इतनी उल्टियां की हैं हमारे साथियों ने कि कोई इसका हिसाब नहीं था। सिर्फ दो हम बचे थे, एक आसफा और एक मैं, और हमने भी आसफा को तो मैं दवाई देके ना अपनी होम्योपैथिक सुला दिया था, इसलिए होश ही नहीं थी उल्टी की हुई। मैं पढ़ता भी रहा, मगर मैंने ये देखा जब मैं उठ के चलता था ज़्यादा तो फिर खतरा पैदा होता था, फिर मैं दवाई खा के फिर लेट जाता था। मगर बाहर जाके देखा कोई आदमी लोगों नहीं कोई सफर का साथी, कोई पैरोगार, मेजर साहब, सब गायब। अब मैं कहाँ टैरस खटखटाता फिरता, वो सारे गए हुए थे कहीं ना कहीं। और मेरे साथ वजीफा ये हुआ कि वो अर्जेंटीन नाइट्रिकम का केस में बयान कर रहा हूँ, तब आपको याद रहे। कैब भी और साल भी इकट्ठे, अजीब मुसीबत। और फिर एक के बाद दूसरे का सिलसिला तांता बंधा हुआ। मेरे साहब को हमने ढूंढा, सुबह जब जहाज पहुंच रहा था उस वक्त मेरे ख्याल है मेरे सब कहाँ गए हैं, कुछ नहीं पता लगे। पहले वाला को दौड़ाया सबको, सारा फ्लोर देख लिया गायब, फिर निचला फ्लोर देखा वो भी गायब, फिर निचला फ्लोर वो भी गायब। बहुत बड़ा जहाज था वो, कोई चौथा या पांचवा फ्लोर था, 6 शायद। सबसे आखिरी फ्लोर पे मेरे साथ टॉयलेट के साथ बैठे हुए आगे हुए बेचारे। इतना जल्दी मैं किसी को बोलता नहीं देखा। इसकी पर्जिंग जो है ये कमजोर कर देती है, इसलिए आपको मेरे साथ का नक्शा याद रखना चाहिए। बच्चे जिनको अर्जेंटिन नाइट्रिकम की जरूरत हो वो सोखे के मरीज हो जाते हैं, क्यों? उनकी पर्जिंग के साथ वॉमिटिंग भी होती है अक्सर। और पर्जिंग सबक रंग की जरूरी नहीं कि माँ के दूध से लगे, बच्चे खुद अर्जेंटिन नाइट्रिकम के मरीज भी होते हैं। इनके सोखे में ये अलामत है कि सबक रंग के असाल होंगे। कै और असाल दोनों कभी इकट्ठे कभी बारी बारी होते रहेंगे, और मरीज तेजी से सूखना शुरू हो जाता है। एक रात में यह हाल हो जाता है, तो अंदाजा करें जिस बेचारे बच्चे को महीना लग गया, इसमें कुछ भी नहीं रहता, उसका सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाता है।
इसमें जो अंदर दर्दें हैं वो ऑर्गन्स में हैं, बजाय इसके कि वो सारे अंतड़ियों के विसरा में हों। जैसे बाल लोगों के पेट में हर तरफ अंदर दुखन सी रहती है जब साल वगैरह की तकलीफ हो। इसमें जिगर दुखता है, स्प्लीन यानी तिल्ली दुखती है, और भी कोई चीज़ है शायद, स्टमक, हाँ, मैदा भी दुखता है। और उसमें म्यूकस भी होने लग जाती है याबत में। जब साल कुछ रुक जाए तो म्यूकस, पेरिनेंट म्यूकस वो आनी शुरू हो जाती है और हवा फिर होती है साथ काफ़ी। इसमें पेशाब की अलामतों में दोनों किस्म की हैं, अनकॉन्शियसली और अनइंटरप्टेडली पेशाब बहता है, और बच्चों में इसमें रात को पेशाब बहने का रुझान नुमाया है। और दूसरा है कि अर्जिंग होती है लेकिन आसानी से पेशाब नहीं आता। गोनोरिया की भी ये मशहूर दवा है। यूट्रस में हर किस्म की तकलीफ में ओवराइटिस भी होता है, इसमें इंफ्लेमेशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स, सारा पेल्विस दर्द से भरा होता है, ब्लीडिंग, अल्सरेशन, प्रोलैप्स, मेट्रोरेजिया या रेजिया के साथ है, क्या कहते हैं, मेट्रोरेजिया, हाँ नहीं, टी के साथ मेट्रो, क्या, हाँ मेट्रो, ये ठीक है, ठीक है, मेट्रोरेजिया। इसमें सारे अंदर की झिल्ली यूट्रस की, हाँ हाँ हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान जो कंप्लेंट्स होती हैं उनमें ये भी एक मुफीद दवा है। अगर दाल में दर्द होगा तो क्या देंगे प्रेगनेंसी में, हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें अर्जेंटिन नाइट्रिकम में अमूमन हमल के दौरान दिल की तकलीफें नुमायां होती हैं औरत की। आमतौर पर उसके दिल में कमजोरी जैसे कि अर्जेंटिन नाइट्रिकम में पाई जाती है, होती है, लेकिन जो बोझ पड़ता है बच्चे को पालने का, उस वक्त दिल की तकलीफ कई तरह से होने, दिल जल्दी धड़केगा, हरकत नहीं कर सकेगी ज़्यादा, और तब तक प्रेगनेंसी रहेगी उस वक्त दिल की तकलीफ नहीं हटेगी। ये अर्जेंटिन नाइट्रिकम की निशानी है। Violent palpitation from the slightest mental emotion or sudden muscular exertion। इसमें जो प्रेगनेंसी के दौरान औरत को दिल के हमले होते हैं, तेज धड़कन शुरू हो जाएगी, सांस उखड़ जाएगा, वो इमोशन से भी होता है और जिस्मानी हरकत से भी। और ऐसे अर्जेंटिन के मरीजों में ये भी रुझान होता है, दिल पे यूं हाथ मारते हैं, थोड़ी सी तकलीफ पे जैसे कुछ सहारा चाहिए दिल को। अब ये क्यों ऐसा होता है अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि दिल की हर तकलीफ में बाहर ये लगता है कि लोग हाथ मारेंगे, मगर अर्जेंटिन नाइट्रिकम में ज़्यादा है ये। हाँ, नाइटमेयर बड़ी सख्त होती है इसमें। अर्जेंटिन नाइट्रिकम की नाइटमेयर जो हैं वो बच्चों को बहुत तंग करती हैं और डराती हैं, जिसके नतीजे में बाज़ बच्चों में मिर्गी के दौरे भी होते हैं अर्जेंटिन नाइट्रिकम के साथ। और उनकी वो अलामतें भी ऊपर का खौफ, नीचे का खौफ, और साथ ये रात को डरावने ख्वाब, ये एहसास कि फलां जगह कोई चीज़ है बैठी हुई, ये अलामतें अर्जेंटिन नाइट्रिकम की तरफ रहनुमाई करती हैं।
और मेरे तजुर्बे में है कि बहुत ही मुफीद दवा है ये इन इलामतों में। सुबह उठते वक्त अगर पाँव टांगों में ऐसा लगे जैसे चोटें लगी हैं, दुखन हो, चलते वक्त महसूस होगी, ये रस्टॉक्स की इलामत नहीं है, ना ब्राउनिया की नहीं है, बल्कि इस दवा की इलामत है। ब्राउनिया में सारे जिस्म की दर्दों का यह होता है कि चलते वक्त हरकत तकलीफ देती है, मगर रात भर सोते में लगता है कि चोटें लगी हुई हैं टांगों पर, वो दर्दें जाग जाती हैं। और एंटीडोट ये किस चीज को करती है? हैं? आप ये टाइप के आप नाम बताएं। नेटमोर का कुदरती एंटीडोट है, बहुत मिलता है नेटमोर से, अर्जेंटिन नाइट्रिकम। अच्छा, ये जो कल मैंने बताया था ना अंधराता, जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडिंग, क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस की दवा उन्होंने लिखी है जो अजीब है, मुझे समझ नहीं आई, मुझे कहते हैं कि बहुत ही मुफीद है। गवारे के सब्ज पत्ते लेकर उनको कूट कर अगर लिखे टिक्कियां बना लें, इन टिक्कियों को बेसन लगाकर पकौड़ों की तरह तल कर खाने से अभ्राता की तकलीफ दूर हो जाती है। ये अल्फाज हैं उनके यासीन खान साहब, यासीन साहब क्या कहते हैं वो पूरे हैं, मास्टर यासीन साहब, ठीक है, मास्टर मोहम्मद यासीन साहब। और उन्होंने सारा खत तो मैं नहीं पढ़ता, मगर उसमें उन्होंने मिसालें दी हैं कि कई औरतें इस तरह बार बार, या मर्द भी जिनको अंधराता की तकलीफ थी, मेरे पास आए, उन पर सब पे मैंने नुस्खा आजमाया है और ये काम करता है। और ये वो चीज़ है जिसके पास, जिसकी ना कोई होम्योपैथिक में यकीनी मौसर दवा है, ना एलोपैथिक में है, तो इस्तेमाल करना चाहिए। मगर ये समझ नहीं आई टिक्कियों के पकौड़े क्यों बनाएं, उसको लंबा लंबा पत्ते बना लें उसके, या कुछ और हो। ये पहले टिक्कियां बनाओ, टिक्कियों के पकौड़े में पहली दफा सुना है। वजह क्या है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि टिक्कियां बनानी जरूरी नहीं है, हर बात ना माने। वो जो गवारा है उसको कूट कर, अव्वल तो मंगवाओ वहां से, आजकल गवारे का मौसम है। गवारा इसको क्या कहते हैं, क्या गवारा वो मशहूर चीज है जिससे ये वो निकालते हैं आइसक्रीम गाढ़ी करने वाला मवाद। गवारा के बीज से वो सफूफ निकालते हैं, जिससे दूध में जिसको डाला जाए तो दूध गाढ़ा हो जाता है, जिस तरह आइसक्रीम में हम जरूर मिलाते हैं। हैं? नहीं, इस सारी दुनिया में आइसक्रीम में ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। गवारा इसीलिए एक्सपोर्ट बहुत होता है हमारे मुल्कों से। उसका अंग्रेजी नाम क्या है? गवारिया तो नहीं है? देखें क्या क्या सॉरी नहीं, वो जो मैं तो गवारे लगाया करता था, वो इस वक्त अंग्रेजी नाम याद नहीं रहा, मगर उस वक्त तो बिल्कुल याद था, बिल्कुल गवारा गवारा कह के वो दिमाग पे जरा गवारे चढ़ गया। ये चारा है जो बहुत ही ताकतवर है। गवारे की फलियां हम उसको सब्जी कितनी भैंसों में आदमियों को सब्जी के साथ पका के, गोश्त के साथ पका के खाते हुए हैं। बहुत मजेदार चीज है। लंबी फलियां मिलती हैं यहाँ, लंबी मिर्ची वहीं पर गवारे की तरह गवारा की फलियां मैंने देखी है यहाँ। अच्छा, तो लो फिर यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ कि उसके तजुर्बे ये करनी चाहिए कि उसको अगर हम डिहाइड्रेट करके पाउडर बना लें, तो फिर उस पाउडर के को जिस तरह टिक्की सी होती है, या उसको टिक्की सी बना के, तो पकौड़े बेसन में मिला कर पकौड़े तल के खिलाए जाए। हमारी उर्दू क्लास में कोई अंधेरा वाला बच्चा है उनको पकौड़े खिलाता हूँ ना कभी कभी, तो उनको चुप करके ये पकौड़े खिला देंगे, फिर बगैर बताए अगली दफा पूछेंगे कि क्या हाल है, अंधेरे में नजर आता कि नहीं।
अब इतनी बात के बाद भी आपको याद होना चाहिए कि गवारा अंधराते में बहुत मुफीद बताया गया है। क्या नाम नहीं पता चल रहा। टीलिया का आपने कल कहा था। हाँ हाँ, टीलिया ही हजूर है। टीलिया है जी, पी नहीं बोलते जी, वो मैं किताब से एक वो लेके आया था। PTELEA, टीलिया, ये मेदे और जिगर में काम आती है। पेशानी से लेकर नाक की जड़ तक दर्द होती है इसमें। जुबान पर वर्द या ब्राउन क्या होता है, निस्वारी नाम की तह जमी होती है। लाभ जहन ज्यादा निकलता है। मुंह का जायका कड़वा। मैदा में जोश, बोझ और तनाव को तनावट कहते हैं। साथ ही डकार, उबकाइयाँ, दाएं बाएं लेटने से आराम हो। ये इलामतें तो यूं ही जिसे हकीम लिख देते हैं ना, उस तरह की इलामतें हैं, जो खास ऐसी नहीं है जो नुमाया तौर पर इसकी तरफ ले जाए। हाँ, मैं समझ गया हूँ। इसको टीलिया को अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करके देख ले, मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं। इससे बहुत बेहतर ताकतवर दवाएं अपनी इलामतों को जाहिर करने वाली मौजूद हैं। ट्राइटिकम रेफरेंस, इसकी जरूरत नहीं। एक सूखे के करीब, अच्छा रोज मोहम्मद यासीन साहब की खातिर हुई। इनका बयान यह है कि हमारे घर में एक औरत जो सूखे की के करीब किसी गांव की रहने वाली है, उस इलाके में गवारा बहुत होता है, सफाई वगैरह का काम करती थी। उसका बयान है कि उसको अंधराता हो जाता था, यानी रात को नजर नहीं आता था। किसी ने उसको बताया कि गवारे के सब्ज पत्ते लेकर उनको कूट कर टिक्कियाँ बना लें और बेसन लगाकर पकौड़ों की तरह तल कर खाएं। वो कहती है मैंने ऐसा किया और 3-4 दिन में अंधराता दूर हो गया और 40-50 साल हुए गए, फिर उसको कभी अंधराता नहीं हुआ। वो कहती है कि जैसे मैंने 5-7 दूसरों को, अच्छा इन्होंने खुद नहीं दिया, उस औरत का बयान ही सारा है। और वहाँ इस इलाके में अंधराता भी है, झूठ भी बड़ा बोला जाता है। बड़े झूठ बोलते हैं वहाँ झंग में, और इस सारे इलाके में बड़ा झूठ बोलते हैं। भुट्टो साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान में बड़ा झूठ बोल, मेरे सारा जंग एक तरफ और बाकी सारा पाकिस्तान एक तरफ। कैसे जितना झंग में झूठ बोला जाता है उतना कहीं नहीं। और फिर आगे अपने पीपल पार्टी के एक आदमी के नाम दे कहते थे सारा जंग एक तरफ और वो एक तरफ। इतना झूठा कोई नहीं। तो अब मेरे तो सारे उठ गए इससे। ये जंग सिर्फ नहीं, उसके साथ का इलाका जो है ना, इर्द गिर्द चिनोट के इर्द गिर्द सब बहुत झूठे लोग हैं। मगर पकौड़े खाने में जा रहे जाए गवारा से ऐसी अच्छी चीज है, मजे की चीज है। उसकी सब्जी मैंने बना के खाई, बहुत अच्छी है। लाखों पकौड़े बनाते हैं। ठीक है, वो कहते हर जगह वो कहती है लिखा हुआ है। इसका असल में मैंने खुलासा पढ़ा था ना, पूरा खत तफसील से नहीं पढ़ा, तो मेरे जहन पे असर था कि इन्होंने खुद तजर्बे किए। मुझे कहते हैं कि वो कहती है, वो कहती है कि मैंने इसको ये नुस्खा बताया था। मैंने वो कहती है कि जिसने उसको ये नुस्खा बताया था उसको भी पहले अंधराता होता था, मगर गवारे के सस्पतों की टिक्कियाँ खाने से वो वजूद हो गया। एक इन्होंने अपना तरीका ये लिखा है कि फिस्टुला का इलाज, और वो कहते हैं मुझे कशिफ में ये दिखाया गया था इलाज। फरिश्ते के हाथ में 2 बूटियां हैं। कहते हैं हम गुजरात के देहात के करीब ककराली के करीब के रहने वाले हैं। उस इलाके में 2 बूटियों जो
बाजरे के मौसम में होती हैं। में से एक को तांदुला कहते हैं, जिसका फूल मूर्ख की कलगी के रंग का होता है, और बाज़ दफ़ा मूर्ख की कलगी ही मालूम होती है। ठीक है, मैंने देखी है, आमतौर पर निकलती हैं वहाँ, और उसमें बारीक बारीक बीज भी होते हैं। और दूसरी बूटी की को यक्कू साग, कोई नहीं तो नहीं रहा, कोई और पढ़ के बताए। हकीम साहब, आपका गुजरात है, ये क्या चीज है? ये आपको याद भी आया शायद, ये क्या है? ओहो ठीक है। कलगी मालूम होती है, उसमें बारीक बारीक बीज जो होते हैं, उस बूटी की बक्कू साग की किस्म है, बक्कू साग जहर होता है, और होता है साग है दूसरा। उसके पत्ते समझदार होते हैं, और देहाती औरतें उसका साग बनाकर खाती हैं, जो कब्ज कुशा होता है। उस फरिश्ते के हाथ में ये दोनों बूटियां थी। उसने कहा, इस फोड़े का इन बूटियों से इलाज है। उसने खाने का तरीका भी बताया था, मेरे में भूल अब क्या करें, एक का साग बना लें, दूसरे के पकौड़े बना लें। मगर खाने के तरीके की बड़ी एहतियात होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा जहरीले असरात भी होते हैं, और जब तक पता नहीं चले किस तरह खाया गया था, उस तक ठीक नहीं है। उस वक्त मैं कोटा में था, स्टाफ कॉलेज में, बाग अफसरों से चंदा लेने के लिए गया। रास्ते में ब्रिगेडियर वकील जुमान साहब का बंगला भी आ गया, मुझे थे उस वक्त। उनके घर से चंदा लेकर बाहर निकला तो मुझे सख्त दर्द शुरू हो गई। आवाज खड़ा, रात को मैंने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता मेरे पास खड़ा, उसने कहा कि ये पोला जो आपको निकाला गया था, इसलिए हमने निकाला गया था कि बाद में ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन चूंकि आप दिन का काम करते हैं इसलिए ठीक कर दिया जाएगा। इसके बाद थोड़ा ठीक हो गया। अच्छा, एक और भी बात इसमें निकली है कि वो इस्तेमाल नहीं किया तो इस तरह नुस्खा बता दिया, और थोड़ा खुदा ने वैसे ठीक कर दिया, और भुला भी दिया कि ये दो नुस्खे आपको मुद्दत से लिखने का इरादा था, आज लिख रहा हूँ, आजमाइश आप खुद कर ले। मैं कैसे करूँगा, दोनों में से कोई तकलीफ भी नहीं। अच्छा जी, अच्छी दिलचस्प बन गई है हमारी इंटरनेशनल होम्योपैथिक कम्युनिटी है। एक खानदान की तरह बड़े बूढ़े बच्चे सब उसमें शामिल हो गए हैं। वक्त है भी। हाँ, बोविस्टा एक दवा है जिसे पफ बॉल कहते हैं। आमतौर पर एक्जिमे में इस्तेमाल होने वाली दवा है, और इसके साथ दूसरी बात दवाएं हैं, वो मैं इलामती अंदाज में बताता हूँ। बच्चों के एक्जिमे में ये मशहूर है, और एक और इसमें ये इलामत है कि प्रीडिस्पोजिशन टू हेमरेजेस। अगर ऐसे बच्चे जिनके जिल्द की तकलीफ हो और एक्सिमा हो, साथ खून बहने का रुझान हो, उसमें ये मुफीद होगा। ऐसे बच्चे बसा औकात स्टमर भी करते हैं जिनमें बोविस्टा की जरूरत हो, यानी क्या कहते हैं, हकलाते हैं। और क्या होता है इसके साथ, टेटरी पेशेंट्स कौन से होते हैं डॉक्टर साहब? अभी कभी देखें टेटरी पेशेंट्स, टेटरी TETTERY, आपको देखकर कोई पेशेंट टेटरी तो नहीं हो जाता? देखें डिक्शनरी में है ना आपके पास, TETTERY है, ये झटके मारने वाला हो सकता है। हाँ, उनको भेज दो,
जो कराची से आया करते हैं मिलने के लिए हैं। एक बार दो आए थे जैसे बस झटके वाले, एक रब्बा से एक कराची से, दोनों को भेज दो। यहाँ जो टैटर लिखा हुआ है इसका मतलब हर पीस लिखा जी। अच्छा, TETTER टैटर तो टटरी वो हर चीज वाला भी होगा, जी। वो जिटरी दोष होगा, आप झटको मारो हैं। हाँ ठीक है, टटरी वो उनको ना देना होगा, गलती हो गई। अच्छा, stage of numbness and tingling in multiple neuritis, asphyxia due to charcoal fumes। ये मुझे अब याद आया है, इसको मैंने नोट किया था खास तौर पर, वहाँ हादसात हुआ करते थे रब्बा में। शुरू में लोग अंगीठी गर्म करके चूल्हों सर्दियों में अपने बोझ गौसल खाने को गर्म करते थे और वही पानी भी ऊपर रख दिया करते था। और कई दफ़ा हादसे होते थे कि कोई औरत अंदर ही बेहोश हो गई या मर्द भी, मगर ज़्यादातर औरतों के साथ ही हादसे पेश आते थे। अगर वक्त के ऊपर उनको ना निकाला जाए और फौरी इलाज न किया जाए तो इसी हालत में मौत हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से ये होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की मुसीबत ये है कि तकलीफ नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा होता है और नींद आने लग जाती है भारी, और सारा चेहरा सुर्ख हो जाता है नीला होने के बजाय। कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग में मिलाहट आती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है बिल्कुल। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन होती है और इसका इफेक्ट मुख्तलिफ है, पता नहीं क्या वजह। डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन, इसमें 1 ऑक्सीजन। तो जब इनके मरीज निकलेंगे अगर वो मर जाएं तो बिल्कुल सुर्ख हुए होते हैं सारी जल्द, और बिल्कुल किसी को भी नोटिस देने का वक्त नहीं मिलता। रात को अगर सोए हैं ऐसे कमरे में तो सुबह खुलेगी नहीं और लोगों को बाद में पता चलेगा। तो इसलिए है बड़ी खतरनाक बात, इसको देखना चाहिए। कभी भी अंगीठी, ऐसे कोयलों की अंगीठी जो अभी पूरी तरह जलकर मुकम्मल तौर पर उनकी सही खत्म ना हो गई हो, उनको कभी भी वो उस खाने में नहीं रखना चाहिए। और कोयटे वगैरह में ऐसे हादसा होते रहते होंगे, क्योंकि जी अक्सर होते थे ना। कादियान में बहुत हुआ करते थे उस जमाने में, तो अंगीठियाँ इस्तेमाल होती थी, गर्म पानी का इंतजाम नहीं था। उसमें लोविस्टा बहुत मुफीद है, लेकिन कार्बोवेज भी बहुत मुफीद है। फौरी तौर पर आर्निका और कार्बोवेज, ये 2 दवाएं याद रखनी चाहिए फौरी हादसे के तौर पर। और लोविस्टा को मुफीद तो बताया जाता है, मगर मैंने नोट भी किया था, मगर मेरे तजर्बाती तरीके में कभी कोई मरीज नहीं आया जिसको लोविस्टा दी गई हो, मैंने दी हो। मगर वो कार्बोवेज वगैरह के मरीज कभी लाए तो नहीं गया, मगर मैं बता दिया करता था कि इसको इस्तेमाल करो, अच्छी रिपोर्ट थी उसकी। मगर पता नहीं अच्छी थी कि नहीं, क्योंकि ऐसे मरीजों को फौरन अस्पताल लोग ले जाया करते थे, एलोपैथिक लेके आते थे। इसलिए मैंने गौर किया है, कभी भी मुझे ऐसे मरीज को देखने का मौका नहीं मिला खुद जाके, लेकिन कादियान के तजुर्बे में या वैसे इर्द गिर्द अपने माहौल में, उस जमाने में होम्योपैथी मैं नहीं किया करता था, ऐसे मरीज यानी आए दिन होते रहते थे और बाद वफात भी हो जाती थी। आमतौर पर चूंकि जुमे के दिन वहाँ कादियान में दस्तूर होता था, सारा घर रहा रहा गर्म पानी से, इसलिए जब इस तरह वो बच जाते थे मरीज कि हर एक में अपनी बारी लेनी होती थी ना, वो जवाब खटखटाता था, जब जवाब आया तो फिर पैरट पड़ती थी, फिर जो दौड़ते थे, फिर दरवाजा तोड़ा जाता था, फिर उसको बेचारी को ढांक के अंदर से बच्चा हो तो लड़के को निकाल लेते थे। इसमें भी कॉकस की तरह नाक का मवाद स्ट्रिंगी होता है, जैसे धागा हो। और एक इसकी इलामत यह है कि नाक के किनारों पर और नीचे इस तरफ नेक्टोमियर की तरह
वो जख्मी सा इलाका हिस्सा पाया जाता है और स्कर्फ आ जाती है उसके ऊपर। तो नेक्ट्रम वेयर में स्कर्फ की बजाय वो सुर्खी और कच्चापन और मुंह खुलते लगता है वहाँ कोई जख्म सा है, ज़्यादा से मुंह खोलें तो दोनों किनारे दुखेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें एक्जिमा टाइप की चीज़ होती है, कुछ नथनों के साथ नीचे और होंठों के किनारों पर अगर एक्जिमा की किस्म का मवाद निकला हो तो उसमें बोविस्टा मुफीद है और नेट्रम वेयर का केस नहीं है। लेगेसिस की तरह इसको टाइट क्लोजिंग बहुत बुरी लगती है, कोई चीज कसी जाए तो उससे घबराहट होती है। अर्जेंटिन नाइट्रिकम में मैंने आपको बताया था कि बीच में बार दफा मेंसेस आ जाते हैं थोड़े से। बोविस्टा में भी ये बात है कि दो हैजों के दरमियान थोड़ा सा दौरा होगा मेंसेस का। अर्जेंटिकम चूंकि ज़्यादा गहरी दवा है इसलिए वहाँ खतरनाक भी हो सकता है। बार दफा ये जो ऑस्ट्यूटरी कहलाती है, सर्विक्स सर्वाइकल सर्विक्स भी कहते हैं उसको, हाँ, वहाँ की अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो तो उससे भी बार दफा बीच का हैज आ जाता है, ब्लीड करती है वो जगह और उसका फौरन ठीक करना जरूरी है वरना वो कैंसर में तब्दील हो जाती है। इसलिए फौरी तौर पर किसी वीर डॉक्टर से ऐसे मरीज को दिखाना चाहिए। अगर वहाँ कोई सोजिश हो, कोई आसार हो इन्फ्लेमेशन के, तो उसकी जो दवाएं हैं उनमें ये वो भी है, अर्जेंटिन नाइट्रिकम भी है और दूसरे हेलोनियस बहुत अच्छी दवा है। हेलोनियस का तो मेरा एक तजुर्बा है बहुत। फिर उसमें वो मकड़े वाली दवा, हाँ कैंसर नहीं, टेरेंटुला बहुत मुफीद है उसमें। इसमें एक ऐसी इलामत है जो आमतौर पर नहीं पाई जाती। जब कॉलिक हो तो उसमें खाने के तो दिल भी नहीं चाहता, ना कोई खाता है कि और तकलीफ बढ़ेगी। इसका पेट का कॉलिक खाने से ठीक हो जाता है। अगर पेट में कॉलिक दौरा हो, बल पड़ रहे हो और खाने से ठीक हो तो ये खास इलामत बोविस्टा की है। और बाकी इसकी इलामत कॉलोसिन से मिलती है, आगे की तरफ झुकना। इसके बरक्स क्या होता है? पीछे होता है, ये पता है कौन सी दवाई में है? अच्छा कहते आगे का बरक्स पीछे होता है। इंडिया का हाल देखो बड़ा दुनिया का है। कॉलोसिन, डायस्कोरिया, ये दो याद रखो। आगे की तरफ झुकने वालों को कॉलोसिन, पीछे की तरफ अकड़ने वालों को, बल खाने वालों को डायस्कोरिया। और कॉलिक इसमें ये भी शामिल है। इसमें जोड़ों की कमजोरी एक और इसकी इलामत है खास। और दूसरे ये अजीब बात है कि बैलों के पसीने में से प्याज की बू आती है। अब ये समझ नहीं आई, कभी किसी को आई है दुनिया में? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर को गलती लगी है, किसी बोर्ची को पसीना आया होगा, प्याज की बू वैसे ही आ रही होगी उसके अंदर से, बेचारे में से। लेकिन लिखा हुआ है इसमें, सब में यही लिखा हुआ है। एक और है हाइपेरिकन का, जो दुमची है इंसान की रीढ़ की हड्डी की, उससे ताल्लुक है, उसकी दर्दों से, उसकी चोटों से। बहुत ही मौसर दवा है उसमें। और उसकी खारिश होती है बाद बच्चों को खास तौर पर। वो कहते हैं दुमची की जगह जो आखिरी किनारा है उसको खुलते रहते हैं, गैर मामूली खारिश होती है टिंगलिंग के साथ। उसकी ये दवा है बोविस्टा।
हाथों के पुष्ट पर एक्जिमा, एक्साइटमेंट से जिल्द की तकलीफें बढ़ी कुछ, मसलन बालों को छपाकी निकलाती है, उसमें भी ये मुफीद है। और अगर जिल्द जो है वो उसमें जल्दी निशान पड़ जाएं, मोटे मोटे, मसलन अगर पेन से जमाएंगे तो उस बारीक किसी चीज़ की जरूरत नहीं, मोटे जो होते हैं, अरबी में कह सकते कोई चीज़ मोटी हो, मसलन पेन हो, फुट्टा, इस किस्म की चीज़, उससे जिसम को जमाएं तो वहाँ निशान पड़ जाएगा। और अगर जिल्द में मोटे मोटे झुर्रियों का रुझान हो तो उसके लिए कौन सी दवा है? कैप्सिकम, कैप्सिकम। और वो इस दफा तजुर्बा भी हो गया हमारा। जो काफिले आए थे बाहर से, उनमें एक साहब थे जिनकी जो छोटी उम्र थी, ज़्यादा नहीं, और सारा चेहरा मोटी मोटी झुर्रियों में लिपटा हुआ था, सारा जिल्द कल्ला लगता था, पूरा झुर्री बना हुआ, इतने बाल गहरे थे। और उनको मैंने स्लीम के सपोर्ट किया था कि 30 में, तुम्हारे सपोर्ट किया किसी और के सपोर्ट, कैप्सिकम 30 में दिया था? नहीं, तुम नहीं थे। मैंने बराह बताया था तो उन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी से लेके कैप्सिकम 30 या पीर साहब एब्सोल्युटली, हाँ, फिर बोलते क्यों नहीं हैं? आप भी ऐसा खाते हैं, आपकी दिल साफ हो गई काफी। माशाल्लाह। जाने से पहले मिलने आए तो मुझे खुद उन्होंने कहा, कहते हैं इतना फर्क पड़ गया कि मैं हैरान हो गया हूँ। करीबन 1.5 महीना ठहरे हैं यहाँ, और 1.5 महीने के अंदर अंदर वो मोटे मोटे झुर्रियाँ बड़ी भयानक लगती थी, बिल्कुल साफ हो गई, सारा एक दो के। और पूछ के गए थे, मैंने कहा बेशक 200 शुरू कर दें। उनको मैंने कहा था पहले 30 में खाएं, एक कोर्स लें, फिर 200 का, फिर 1000 का, फिर हमें बताएं कि इसका क्या असर है। तो ये तो ऐसी इलामत है जो मैंने खुद अपना ली है, वाकईतन काम करती है। इसमें झुर्रियों का जिक्र तो नहीं, मगर जिल्द के में जो दबाव डाला जाए किसी चीज़ से, उंगली से या हाथ से, किसी चीज़ से, वहाँ बहुत देर तक डिप्रेशन कायम रहता है, उसका गड़ा सा बन जाता है। ये बेविस्ता की इलामत है जी। किसमें परमानेंट क्या हो जाता है या ये रिलैप्स करना? नहीं, ये परमानेंट नहीं होता, काफी देर तक रहता है, जो आम आदमी को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आप इसको दबाएंगे तो हट जाएगा फौरन निशान, लेकिन अगर जिल्द में अंदर तक वो उतर जाए, पूरी जिल्द में बल सा पड़ जाए, जैसे कपड़ों में बल पड़ते हैं, उसकी इलामत है बेविस्ता। और अगर मुस्तकिल झुर्रियाँ हों इस टाइप की तो वो बेविस्ता का केस नहीं है, बल्कि कैप्सिकम का है। मिर्चें नहीं होती, उसके दवाई बनी हुई वो कैप्सिकम है। इसमें जो अर्टिकेरिया है वो गर्मी से बढ़ता है, एक्सिमा भी गर्मी से बढ़ता है। और इसका एक्सिमा इस पहलू से रस्टॉक से मिलता है, गर्म नमदार मौसम तकलीफ पहुंचाता है और छालेदार एक्सिमा बनता है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में एक्जिमा को एक्सिमा कहते हैं या कुछ और कहते हैं, नए नए डॉक्टर एक्सिमा कहते हैं। Moist formation of thick crusts. Urticaria on waking in the morning. Worse from bathing. ये भी रस्टॉक्स की इलामत है। इसकी जो आखिरी मोटी मोटी चीजें बताई हैं वो हैं बेविस्टा एंटीडोट स्टार एप्लीकेशंस, यानी पेट्रोलियम के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो तकलीफें पहुंचती हैं उनके लिए एंटीडोट है। तार, कोल तार वगैरह, उसके इनहेल करने से या उसके किसी वजह से, उसकी वजह से नुकसान जो जिल्द को या जिस्म को, मैदे के अंदर हो या बाहर हो, उसका एंटीडोट ये है।
सफोकेशन फ्रॉम गैस, ये मैं आपको बता चुका हूं। और आफ्टर रस्ट इन क्रॉनिक अर्टिकेरिया, रस्टॉक्स से चूंकि मुशाबे है, पहले रस्टॉक्स मिलनी चाहिए ऐसे मरीजों को। अगर रस्ट नाकाम रहे तो फिर उसके बाद उसको दें तो ये उसमें मुफीद होगी। वक्त हो गया, ठीक है। मेरे पास संभाल लो। और 3 दिना बढ़ा दिए कि 2 ही है सिर्फ? नहीं, दोबारा के पत्ते भी तो पढ़ाए हैं। मैं तो सारा मजे की तरह कर खत देखे, खुलासा ही अच्छा था इससे। खुलासे में था कि मेरे तजुर्बे में है कि ये, तो खुलासे में ये लिखा, खत में तफसील है, हर बात जो औरत ने कही ना, उस नुस्खे का काम फायदा रहा, जो नुस्खा भूल गया उसका भी फायदा गया। एक ये भी है, ये भी अगली बार पेश करना। अच्छा, इस्लाम। अगला जो हमारा प्रोग्राम है उसमें एक क्लास आपकी और एक कुरान क्लास, ये 2 क्लासें हफ्ते के बीच की नहीं होंगी क्योंकि बाहर होना है मैंने सो। तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो है ना, मैं बताता हूँ ना, मंडे की कुरान क्लास होगी और थर्सडे की होम्योपैथिक। बीच के जो 2 दिन है वो गायब है, ठीक है।